हाय स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, जो पेज नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है। लाइन बाय लाइन हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसी पेज पे न्यूटन का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने पहले वाले ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ओर हम बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ पे TARY है। आई नो के वीडियो में ये नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ फोकस। ओके, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें ऑफलाइन लेक्चर्स में भी आती थी, ऑनलाइन लेक्चर में भी अभी आ ही रही है। ठीक है, मगर वो मज़ा कुछ और थी। गर्ल्स बोलती थी कि इधर से नहीं दिख रहा है, वो कर्टन ओपन करो, वो विंडो ओपन करो। बॉयज़ बोलते हैं कि ये विंडो ओपन करो, वो कर्टन ओपन करो, ये फैन ऑफ करो, वो फैन ऑफ करो। वो मज़ा ही कुछ और थी। चलो, मिसिंग दोज डेज। ठीक है वहाँ पे TARY मीन्स केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको ना सिर्फ 10th में इंपॉर्टेंट है, ये आपको 11th और 12th में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करता हूँ। वहाँ पे नोट्स भी हमने दे दिए, उसके ऊपर नोट्स भी है आपके पास, टेक्स्ट बुक भी है, और आप वीडियो भी देख रहे हो। देखो ध्यान से। प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशियंट टाइम्स। बिफोर गैलीलियो all observations of planets position were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about a planetary motion, planetary positions and motions. Okay, देखो गैलीलियो से पहले जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते थे स्पेस के सभी ऑब्जर्वेशन नेकेड आई से होते थे। मतलब खुली आंखों से स्काई वॉच करना या स्पेस को वॉच करना। ओके, और उसी से ही क्या की जाती थी, पोजीशन के बारे में और उनके रोटेशन स्पीड के बारे में एक अंदाज लगाया जाता था, अप्रोक्सीमेट। मगर जब गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप को यूज किया स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, गैलीलियो ने टेलीस्कोप को यूज किया फर्स्ट टाइम स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसके बाद से इंफॉर्मेशन जो है प्लैनेट्स के मोशन के बारे में और उनके पोजीशन के बारे में और एक्स्ट्रा मिलने लगी। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो स्टूडेंट्स के जो टेलीस्कोप है उसका यूज फर्स्ट टाइम स्पेस को देखने के लिए गैलीलियो ने किया था, और उसने अपना टेलीस्कोप खुद बनाया था। मगर गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं है जिसने टेलीस्कोप बनाया। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है टेलीस्कोप बनाने वाला? एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं था, वो जस्ट स्पेक्ट्स मेकर था, स्पेक्ट्स को बनाता था, और उसने टेलीस्कोप भी बनाया। गैलीलियो से पहले उसने टेलीस्कोप बनाया, मगर स्पेस को देखने के लिए गैलीलियो ने यूज किया फर्स्ट टाइम। गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप खुद बनाया था, और फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने ही यूज किया था स्पेस को देखने के लिए। मगर गैलीलियो से पहले टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था एक स्पेक्ट मेकर से। तो वो कौन स्पेक्ट मेकर था, उसका नाम क्या था, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और इसके लिए आप 9th स्टैंडर्ड के बुक की हेल्प ले सकते हो। बहुत बड़ा क्लू दे दिया मैंने आपको यहाँ पे। ओके, देखते हैं आगे। जोहानस केपलर, जोहानस पढ़ते हैं हम उसको, जे का मतलब हम जोहानस भी बोल सकते हैं, या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी होता है योहानस, मतलब जे साइलेंट रखते हैं, तो आप जोहानस बोल सकते हो या योहानस भी बोल सकते हो। योहानस केपलर और जोहानस केपलर स्टडीड दिस डेटा। ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलोज सर्टन लॉज। ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। दीज आर नोन एज केपलर्स लॉज विच आर गिवन बिलो। ओके, देखो जो केपलर है, केपलर्स जो है एक पर्सन थे जिनका नाम था टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे के स्टूडेंट थे या टाइको ब्राहे के असिस्टेंट थे। तो टाइको ब्राहे ने बहुत सारा डेटा जमा किया था, बहुत सारा रिसर्च किया था, मगर टाइको ब्राहे की डेथ के बाद उनके असिस्टेंट होने की वजह से केपलर को टाइको ब्राहे के सभी डॉक्यूमेंट्स मिल गए। उनको उन्होंने वेरीफाई किया, मैथमेटिकली प्रूफ किया और लॉज बनाए जिन्हें कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
जो कि हमें आगे दिए हैं। और नेक्स्ट पेज के ऊपर केपलर का इंट्रोडक्शन भी है, तो लॉज को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन भी एक बार बता देता हूं। पेज नंबर 4 के ऊपर केपलर्स का इंट्रोडक्शन है। देखो, योहानेस केपलर was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. Okay, 1600 में इस केपलर ने टाइको ब्राहे का असिस्टेंट वर्कर बोलकर काम क्या किया था, जर्मनी में स्टार्ट किया था। उसके बाद देखो आगे, आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राहे इन 1601 केपलर वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस। ओके, उसके जगह पे केपलर को रॉयल मैथमेटिशियन बोलकर रखा गया। मतलब जितने भी रिसर्च पेपर थे टाइको ब्राहे के, वो केपलर के पास आ गए। केपलर यूज दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजिशन मेड बाय ब्राहे टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसे मैंने अभी भी आपको पहले ही बता दिया कि टाइको ब्राहे ने रिसर्च करके जितना भी ढूंढ कर रखा हुआ था, फाइंड कर रखा हुआ था, उसको बस वेरीफाई किया, मैथमेटिकली प्रूफ किया केपलर्स ने, और केपलर के लॉ बन गए प्लैनेटरी मोशन के। ठीक है, ही रोट several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. Okay, law of gravitation को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने पर्टिकुलरली केपलर का जो थर्ड लॉ है उसका यूज किया, और अदर 2 लॉज का भी न्यूटन को हेल्प हुआ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम पेज नंबर 4 पे दिया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं। हमने अभी इंट्रोडक्शन दिया केपलर्स का, और ये भी बताया कि गैलीलियो ने स्टार्ट किया था स्पेस वॉचिंग, और ये टाइको ब्राहे, इन्होंने सबने मिलकर जो रिसर्च किए थे, ये रिसर्च पेपर टाइको ब्राहे से किसको मिल गए, केपलर्स को मिल गए, और उसने उसे मैथमेटिकली प्रूफ कर लॉ बनाए। कहीं कहीं पे आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो, केपलर ब्राहे लॉ। ओके, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, क्योंकि हाफ वर्क ब्राहे का भी है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी केपलर के लॉ को अगर समझना है स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले इलिप्स को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? इलिप्स को। अब ये इलिप्स क्या होता है? इलिप्स एक ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, वैसे ही इलिप्स क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है। यहाँ पे भी मैंने इलिप्स ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। ये डायग्राम आपके बुक की 1.3 डायग्राम है, पेज नंबर 3 के ऊपर दी हुई, और ये डायग्राम 1.4 है सेम पेज के ऊपर। मैं परफेक्ट इलिप्स ड्रॉ नहीं कर पाया, दिख रहा है मुझे, मेरी ज्योमेट्री इतनी अच्छी नहीं है, मगर आप समझ सकते हो परफेक्ट इलिप्स आप कैसा है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और एक्सप्लेन करते हम सबसे पहले समझना होगा कि इलिप्स क्या है। ठीक है, इलिप्स क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसे कहते हैं इसेंट्रिक सर्कल। द इसेंट्रिक सर्कल इज कॉल्ड एज इलिप्स। इसेंट्रिक सर्कल, अब आप में भी बहुत से लोग ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि इसेंट्रिक। अभी इसेंट्रिक क्या है? इसेंट्रिक का मीनिंग ऐसे होता है कि दबा हुआ, क्या दबा हुआ, या फिर मराठी में बोल सकते हैं हम उसको चेपट ले ले, चपट ले ले, चेपट ले ले, जो भी बोल सकते हो आप। ओके, तो ये जो इलिप्स है एक क्या है? इसेंट्रिक सर्कल है, दबा हुआ सर्कल है। इलिप्स हा एक चेपटलेला सर्कल आहे, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहां पे अगर सर्कल को ड्रॉ करते हैं, और इस सर्कल को हम क्या कर दे, ऐसे प्रेस कर दे, दबा दे दोनों साइड से। ओके, तो क्या बन जाएगा? कौन सा शेप बन जाएगा? इलिप्स का शेप बन जाएगा। ओके, अगर हम सर्कल को दोनों साइड से क्या होते हैं, प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, मतलब उसको हम इसेंट्रिक कर देते हैं। तो इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा उसका इसेंट्रिक पार्ट, जिसे कहेंगे इलिप्स। ओके, समझ में आ रहा है सबको कि इसेंट्रिक सर्कल को ही बोलते हैं इलिप्स। ओके, फाइन। अभी एक वर्ड मैंने कहा मराठी में, चेपट ले ले, इससे एक मुझे सीन याद आ गया, एक पिक्चर का। आप मकरंद अनासपुरे को तो जानते ही होंगे, उसका एक पिक्चर है गाढवाचं लग्न।
त्या पिक्चरमध्ये, गाढवाचं लग्न पिक्चरमध्ये एक सीन आहे. त्या सीनमध्ये काय असतं, तो एका साधू महाराजाकडे जातो आणि तो साधू महाराज एका आसनावर बसलेला असतो. ते तुम्ही बघितलं असेल बघा, महादेवाच्या वगैरे खाली असतं ते वाघाच्या स्किनसारखं. तर त्या टाईपच्या आसनावर तो बसलेला असतो आणि हा मकरंद अनासपुरे तिथे जातो आणि म्हणतो, बुवा हा कोणता प्राणी चेपटला आहे बुडाखाली? तो चेपटला. ओके, तो वो वर्ड, अभी उस वर्ड से मुझे वो सीन याद आ गया, बता दिया मैंने. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलिप्स क्या है, एक इसेंट्रिक चेपटलेला सर्कल आहे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है हमने, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. ये क्या है, ये जो सेंटर से गई है ये माइनर एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल गई है मेजर. हॉरिजॉन्टल मेजर है, वर्टिकल क्या है, माइनर है. ओके, ये हमने नोट्स में नहीं दिया है, जस्ट आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बता रहा हूं. अब ये जो इसेंट्रिक सर्कल है, तो ये इसकी इसेंट्रिसिटी को इंडिकेट करते हैं ई से. जो इसेंट्रिसिटी है ना, उसको इंडिकेट करते हैं ई से. इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना दबा हुआ है, कितना दबा हुआ है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी. ओके, हाउ मच द सर्कल इलिप्टिकल और हाउ मच द सर्कल इज इसेंट्रिक, that value is called as eccentricity, or that property of being eccentric is called as eccentricity. ऐसे बोल सकते हैं. तो अगर सर्कल हो ना तो क्या होता है, सर्कल हो तो इसेंट्रिसिटी 0 होती है. सर्कल अगर है तो इसेंट्रिसिटी कितनी है, 0. और अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए तो हो जाएगी फ्लैट लाइन. मतलब 0 को क्या होता है, सर्कल होता है. 0 को क्या है, अगर 0 ये वैल्यू है तो क्या है, सर्कल. और अगर 1 वैल्यू है तो ये क्या है, फ्लैट लाइन हो जाएगी. फ्लैट लाइन हो जाएगी. मतलब कैसे, अभी एक सर्कल है मेरे हाथ में, इसकी इसेंट्रिसिटी 0 है, मतलब ये दबा हुआ है क्या, अभी दबा हुआ नहीं है. इसका मतलब क्या, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, 0. अब इसको मैं प्रेस करते 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 करते, मतलब 0 से मैंने 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब पूरा 1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी ऐसी फ्लैट लाइन बन जाएगी. तो इसेंट्रिसिटी अगर 0 है तो सर्कल होता है, और इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो गई तो वो क्या हो जाती है, पूरी फ्लैट लाइन हो जाती है. इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसेंट्रिसिटी कहां से कहां वैरी करती है, 0 से ज्यादा और 1 से कम. मतलब जो भी इलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, 0 से ज्यादा होती है. 0.1, 0.2, 0.3 और 1 से क्या होती है, कम होती है. ओके, 1 से क्या होगी, कम होगी. मतलब 0.1 से लेकर 0.9 तक वैरी करेगी. मतलब परफेक्ट सर्कल को मैं नॉर्मल प्रेस करता हूं तो 0.1 इसेंट्रिक हो गया, और प्रेस करता हूं तो 0.2 इसेंट्रिक हो गया, और प्रेस करते, ये जैसे मैं ऐसे प्रेस करते जाऊंगा तो ये इस साइड में फैलता जाएगा. राइट, अगर ये सर्कल था यहाँ पे, उसको प्रेस करता हो तो इस साइड में फैल रहा है और इस साइड में फ्लैट हो रहा है. यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे फ्लैट होगा और इस दोनों पॉइंट पे क्या होगा, पफ्ड आउट हो जाएगा, ऐसे बाहर के साइड को निकल जाएगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो और कुछ पॉइंट्स यहाँ टेक्स्ट बुक में इसके बारे में दिए हैं, कुछ हमने नोट्स में भी लिखे हैं. तो नोट्स से पहले पढ़ता हूँ मैं. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है हमने, द इसेंट्रिक सर्कल इज कॉल्ड एज इलिप्स. इसेंट्रिक सर्कल को क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं. दबा हुआ चेपटलेला को बोलते हैं इलिप्स. उसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इंडिकेटेड बाय ई. इसेंट्रिसिटी मतलब कितना इसेंट्रिक है, वो किससे इंडिकेट करते हैं, हम ई से इंडिकेट करते हैं. उसके बाद द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज रेंजेस बिटवीन 0 to 1. ये भी मैंने आपको बता दिया. अगर 0 है तो क्या होगा, सर्कल. 0.1 को इलिप्स हो गया, फिर 0.2 को इसेंट्रिसिटी बढ़ते 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 जा रही है, और 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, फ्लैट लाइन. तो 0 से ज्यादा है इसेंट्रिसिटी, 1 से कम है. उसके बाद व्हेन द कोन इज कट बाय एन इंक्लाइन प्लेन देन इलिप्स विल फॉर्म. अगर आप कोन को क्या करते हो, ऐसे इंक्लाइन मतलब ऐसे तिरकस क्या करते हो, कट करते हो, तो क्या फॉर्म होगा, इलिप्स फॉर्म होगा. आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, एक कोन दिया है, उसको ऐसे इंक्लाइन कट किया है. ठीक है, ये बुक में के जो पॉइंट है वो यहाँ पे पूरे कवर हो रहे हैं नोट्स में. ओके, फिर से मैं बुक से नहीं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे पूरे पॉइंट लिखे हैं. उसके बाद देखो आगे,
फिफ्थ पॉइंट, इलिप्स हैज टू फोकल पॉइंट्स F1 एंड F2। अब देखो इलिप्स का जो यहाँ पे सेंटर मिला है हमको, सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहां से ये दिख रहा है हमें नजदीक है और यहां से ये पॉइंट कैसा है, दूर है। तो फिर डिस्टेंसेस, मतलब सर्कल में क्या होता है, सर्कल तो परफेक्ट जब होता है तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब रेडियस तो चेंज नहीं होती ना सर्कल की, हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, इक्वल है। मगर ये जो सेंटर है इलिप्स का, यहां से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ये समझाने के लिए मैं आपको यहां का एक पॉइंट और यहां का एक पॉइंट ले रहा हूं। यहां पे देखो डिस्टेंस कैसा है, कम, और यहां पे ज्यादा, और कम ज्यादा ही, यहां पे क्या है, कम कम, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, मतलब यहां से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है। फिर डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर अगर हमें डिस्टेंस इक्वल लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, दोनों फोकस से जोड़ना पड़ेगा। सेंटर तो है ही, मगर दो क्या है, इसको फोकस है। ये फोकस क्यों लिए है, क्योंकि इलिप्स के ऊपर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ सके, इक्वल आ सके। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 3 पॉइंट दिखाए हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, वैसे ही कि ये ए पॉइंट से या F तक, देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ A से F1, AF1, ओके। फिर उसके बाद A से F2 प्लस AF2, ये इक्वल होगी, ये किसको इक्वल होगी, B से ये F1, BF1 प्लस ये B से F2, BF2 इज इक्वल टू ये C से F1, CF1 प्लस ये यहाँ से C से F2, मतलब CF2। मतलब जो एडिशन है हर एक पॉइंट से फोकस की, वो कैसे आती है, इक्वल। कैसे इक्वल आएगी, अब सिंपली इमेजिन करो, आपको देखो मैं हाईलाइट करता हूं, अब यहाँ ध्यान दो, अब फिर से नहीं बताऊंगा, ध्यान दो। यहाँ पे ये स्मॉल लाइन है, ओके, ये स्मॉल लाइन हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये भी लाइन देखो, ये भी स्मॉल लाइन आ रही है, इसकी भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये भी स्मॉल लाइन है, इसकी भी डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये उससे छोटा दिख रहा है, ये और छोटा दिख रहा है। जब परफेक्ट इलिप्स ड्रॉ होता है ना, तो ये इक्वल ही आएंगे। ये परफेक्ट इलिप्स नहीं ड्रॉ हुआ है। अगर परफेक्ट इलिप्स होगा तो ये फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और ये जो लॉन्ग लाइन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये है 5 सेंटीमीटर की, ये लाइन लॉन्ग भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, और ये लॉन्ग लाइन भी कितनी की आती है, 5 सेंटीमीटर की फॉर एग्जाम्पल। तो हर एक स्मॉल लेंथ जो है AF2, ये BF1 और CF1, स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर किया कि 2 सेंटीमीटर ही आती है, ओके, 2 सेंटीमीटर ही आएगी। आप बुक में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मतलब परफेक्ट 2 ही आएगी ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर इक्वल लेंथ आएगी स्मॉल वाले लाइन की। और जो मतलब जो बड़ी वाली लाइन है, इसकी भी लेंथ क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। इक्वल आने के बाद अगर हम एडिशन करते हैं, AF1 कितना है, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, और ये AF1 कितना है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला, और ये AF2 कितना है, 2 सेंटीमीटर। वैसे ही ये BF1 2 सेंटीमीटर, BF2 5 सेंटीमीटर, CF1 2 सेंटीमीटर, CF2 5 सेंटीमीटर। तो एडिशन सबकी 777 ही आने वाली है। तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल नहीं आता है, इसीलिए क्या किया है, 2 फोकस लिए हैं। ओके, सेंटर के अलावा इलिप्स को क्या होता है, 2 फोकस होते हैं। किस लिए, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए। ओके, तो इतना जो टेक्स्ट बुक में दिया था, कुछ एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको इलिप्स के बारे में बता दिए। अगर आपको इलिप्स क्लियर है तो अभी आपको केपलर के लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब जो लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, इनको समझने के लिए आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट वाली डायग्राम दी है उसको कंसिडर करना है अभी। ओके, पहले लॉज समझ लो, पहले तीनों लॉज में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर टेक्स्ट बुक से जो पॉइंट्स वहां पे दिए हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो लॉज पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है, हाईलाइटेड पार्ट्स देखो अभी, केपलर्स फर्स्ट लॉ,
जिसको बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, नोट्स में हमने जस्ट जैसे दिया है बुक में केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वैसे ही लिखा है। अभी आप टेक्स्ट बुक में उसके सामने लिख सकते हो केपलर फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसके बाद जो सेकंड है केपलर सेकंड लॉ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, और जो थर्ड लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। ओके, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया और तीसरा लॉ ऑफ टाइम, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, या फिर थर्ड लॉ को आप लॉ ऑफ डिस्टेंस या रेडियस भी कह सकते हो, मगर जनरली लॉ ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एरिया सेकंड लॉ और लॉ ऑफ टाइम थर्ड लॉ, ऐसे होता है। तो आप वहां पे सामने पेंसिल से लिख लो वहां पे टेक्स्ट बुक में। ठीक है, या अपडेट करना है नोट्स में तो आप नोट्स में भी अपडेट कर सकते हो। तो लॉ जो है हाईलाइटेड जितना एरिया है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि जब से ये टेक्स्ट बुक आई है तब से इस बुक के ऊपर जितने बार बोर्ड एग्जाम हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही है या इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आए ही है 3 मार्क्स के लिए। तो ये आपको क्या करना है, अभी तो समझ कर लेना तो है, मगर लर्न कर देना है, इसको परफेक्ट लर्न कर देना है। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। अब तक तो लास्ट टाइम तक तो पूछा है, अभी इसके आगे क्या पता, मगर इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखना है आपको। तो देखो पहला लॉ क्या स्टेट कर रहा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज एट द वन ऑफ द फोसाई। देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। प्लैनेट की जो ऑर्बिट होगी, प्लैनेट जो है ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट जब सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कल में नहीं रिवॉल्व कर रहा है। ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ना कि सर्कल में। ओके, अगर सर्कल में घूमते तो क्या होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है और कंसिडर करते हैं हमारी अर्थ है। ओके, यहाँ पे ये सेंटर में सन और फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारी यहाँ पे। ओके, परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा होगा, मगर ये इमेजिन करो परफेक्ट सर्कल है। अब सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट को कैसा रहेगा, इक्वल। हर एक पॉइंट को कैसा डिस्टेंस रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। कब, जब अर्थ सन के अराउंड क्या करती होगी, सर्कल में घूमती होगी। अब अगर सर्कल में घूम रही है तो अर्थ के ऊपर सन की जो आने वाली हीट है उसके अमाउंट में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। अर्थ अगर सन से इक्वल डिस्टेंस पे है, हर पॉइंट पे सर्कल में घूम रही है, तो इक्वल डिस्टेंस पे आएगी। और अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में हीट आनी चाहिए। हर बार 12 महीने तक कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में हीट आना चाहिए। मगर ऐसे होता है क्या, नहीं। सीजन चेंज होते हैं कि नहीं, अगर सर्कल में घूमती अर्थ तो सीजन चेंज नहीं होते, एक ही कांस्टेंट क्या होती, हीट होती। ओके, सीजन चेंज नहीं होते। यहां पे देखो, अगर अर्थ क्या है, इस पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे है तो सन के क्लोज है, और अगर अर्थ इस पॉइंट पे है फॉर एग्जांपल तो सन से दूर है। सन के जब क्लोज होगी तो ज्यादा हीट आएगी अर्थ के ऊपर, ज्यादा हीट आएगी तो हम बोलेंगे कि समर सीजन है। और अगर फॉर एग्जांपल सन से दूर है यहाँ पे तो क्या होगा, हीट इतनी ज्यादा नहीं आएगी। हीट ज्यादा नहीं है तो ठंड लगेगी, कोल्ड होगा, विंटर सीजन होगा। और ये मिडल वाले कहीं पे पोजीशन पे रहेगी तो हम बोलेंगे मॉनसून है। अगर सर्कल में घूमती अर्थ सन के अराउंड तो इक्वल अमाउंट में कांस्टेंट हीट आती अर्थ के ऊपर, सीजन चेंज नहीं होते। मगर सीजन तो चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने की वजह से वो कभी सन के क्लोज तो कभी सन से क्या होती है, दूर होती है। इसलिए यहाँ पे समर तो यहाँ पे विंटर, और मिडल वाले पोर्शन में क्या होता है, मॉनसून सीजन होता है। तो सीजन चेंज होते हैं, ये एक प्रूफ है कि अर्थ क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमती है सन के अराउंड, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है। ओके, और अर्थ का शेप भी इलिप्टिकल है, ये ध्यान में रखो, आगे लगने वाला है हमको। अर्थ का शेप जो है वो इलिप्टिकल है, ऑर्बिट तो इलिप्टिकल है ही, मगर खुद अर्थ भी ऐसी इलिप्टिकल है। ओके, एक शेप है, बहुत ज्यादा इसेंट्रिक नहीं है जितना हमने दिखाया है,
मगर नॉर्मल जैसे 0.1 0.2 इसेंट्रिक है, ओके, थोड़ी दबी हुई है, वो आगे लगने वाला है, याद रखो, ठीक है। तो पहला लॉ सबको समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ओके, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर यहां से जैसे दिया है वैसे एज इट इज लर्न करो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स with the sun at one of the foci, with the sun at one of the foci, मतलब ये दो फोकस है, ओके, दो है तो क्या बोलते हैं, फोकस, ओके, सॉरी एक है तो फोकस बोलते हैं, दोनों को एक साथ फोसाई बोलते हैं, तो दोनों फोसाई में से कोई तो एक फोकस को क्या होगा, सन होगा, ठीक है। एक तो आप यहां पे ले सकते हो, यहां पे ले सकते हो, कहीं पे भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे बुक में दिया है वैसे मैंने लिया है। आप बोलोगे सर फिर सन किधर है एक्चुअल में, यहाँ पे या यहाँ पे है, ओके, वो आप स्पेस में कहीं तो एक फोकस पे है और क्या कर रही है, अर्थ उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रही है, घूम रही है। तो देखो ये जो हमने ड्रॉ किया है ए से बी तक, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ए से बी तक अर्थ गई है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि 4 महीने लगे अर्थ को यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ये सी से डी तक भी अर्थ कितने महीने में गई, 4 महीने में गई। ई से एफ तक भी कितने महीने में गई, 4 महीने में गई। अब आप बोलोगे सर ये ए से बी तक पहला लॉ तो क्लियर हो गया ना, पहले मैं दूसरे लॉ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वो पहले लॉ के नीचे कुछ लाइंस दी है वो बताता हूँ, फिर सेकेंड लॉ बताता हूँ। और देखो फिगर 1.4 शोज दैट द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय यस। ये तो आप खुद से भी समझ सकते थे, होशियार हो आप लोग, कि सन डायग्राम में दिखाया है कि सन दोनों फोकस में से कोई तो एक फोकस पे है और अर्थ उसके अराउंड या प्लैनेट उसके अराउंड कैसे घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ओके। अब जो सेकेंड लॉ है, लॉ क्या है, लॉ क्या है, केपलर सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, ओके। क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अर्थ या कोई भी प्लैनेट हो, वो जब सन के अराउंड घूमता है तो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, जैसे ये लाइन है, ये ज्वाइन कर रही है सन को और प्लैनेट को, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, यहां पे भी ज्वाइन कर रही है, इस पोजीशन पे भी ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इस पोजीशन पे भी, हर पोजीशन पे हमने लाइन से इंडिकेट किया है कि ये लाइन पर्टिकुलर प्लैनेट को किससे ज्वाइन कर रही है, सन से, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये लाइन क्या करती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को क्या करती है, कवर करती है। अब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया का मतलब क्या, जैसे इस लॉ को अगर हम समझ ले कि हाँ ये लॉ सच में सच है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे ASB, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है CSD और यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ESF, तो ये तीनों का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो एरिया ऑफ, ये टेक्स्ट बुक में आगे नीचे दिया है और पढ़ के भी एक्सप्लेन करता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया, ASB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CSD, CSD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ESF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ESF, ओके। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि जो लाइन है प्लैनेट को और सन को ज्वाइन करने वाली, वो इक्वल टाइम में कैसे एरिया कवर कर रही है, इक्वल एरिया। अब कैसे, अब आप तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, ओके। तो इसको मैं मैथमेटिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको और ऐसे नॉर्मल भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे बताओ कि अर्थ को खुद के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, खुद के अराउंड जो अर्थ रोटेट होती है तो उसको कितना टाइम लगता है, एक राउंड अर्थ को खुद के अराउंड स्पिन करने में, रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ओके। और सन के अराउंड पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, पूरा एक साल, 365 डेज, ओके। ये तो पता है आपको कि अर्थ जब खुद के अराउंड घूमती है तो 24 आवर्स का टाइम लेती है और सन के अराउंड जब पूरा एक चक्कर काटती है
तो 365 डेज मतलब 1 साल का टाइम लेती है। अब मुझे बताओ कभी ऐसे होता है क्या कि आज दिन 24 आवर्स का था, कल का दिन जो है वो 23 आवर्स का हो गया। एक दिन ऐसा आ गया कि 12 घंटे का ही दिन है, एक दिन ऐसा आ गया कि 50 आवर्स हो गए, दिन को 50 आवर्स, मतलब एक बार अर्थ क्या कर रही है, खुद के अराउंड रोटेट होने में कभी 24 आवर्स ले रही, कभी 23 आवर्स ले रही, कभी 20 ले रही, कभी 50 ले रही। ऐसे हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हर बार अर्थ क्या करती है, खुद के अराउंड रोटेट करने में फिक्स टाइम लेती है, जो कि यूनिवर्सल टाइप बोलेंगे हम। अब तक चेंज हुआ नहीं है, पहले से यही चला आ रहा है। उसके अलावा कभी ऐसा होता है क्या कि अर्थ को सन के अराउंड रोटेट करने में इस बारी 1 साल लगा तो अगले बारी 2 साल लग गए। इस बार 6 महीने में 1 राउंड अर्थ ने कंप्लीट कर लिया। ओके, इस बार 4-4 महीने के 3 सीजन थे, अगले साल क्या हो गया, 6-6 महीने लग गए 3 सीजन को, और उसके अगले साल 2-2 महीने में 3 सीजन कंप्लीट हो गए। ऐसे होता है क्या कभी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर बार क्या होता है, हर सीजन 4-4 महीने रहता है। ओके, इसका मतलब अर्थ क्या करती है, हर बार क्या करती है, 1 राउंड कंप्लीट करने में क्या लेती है, 1 ही साल लेती है। इसका मतलब अर्थ की स्पीड जो है, अर्थ की जो रोटेट करने, एक्चुअली क्या कहेंगे हम, अर्थ क्या कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर कर रही है। अगर यहां से यहां जाने में, अर्थ को यहां से यहां जाने में कितने महीने लगते हैं, 4 महीने। ओके, मतलब यहां से अर्थ 4 महीने में जाती है, यहां से अभी 4 महीने में, यहां से अभी 4 महीने में। आप बोलोगे सर रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ और 12 महीने हो गए, अब यहाँ पे कितने महीने लगेंगे? मैंने समझाने के लिए बताया आपको बस कि इक्वल टाइम में क्या हो रहा है, ये एरिया कैसा कवर हो रहा है, इक्वल कवर हो रहा है। अब आप बोलोगे इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट है, मगर यहाँ पे तो ये जो आर्क है, ये जो डिस्टेंस है, ये ज्यादा दिख रहा है, ये डिस्टेंस कम दिख रहा है, ये डिस्टेंस और भी कम दिख रहा है। तो ऐसे कैसे फिर इक्वल एरिया हो जाएगा? तो एक बात याद रखो स्टूडेंट, द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और द डिस्टेंस फ्रॉम सन। वेलोसिटी जो है अर्थ की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस को। मतलब क्या कि रेडियस इनवर्स का मीनिंग क्या है कि रेडियस अगर ज्यादा होती है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर रेडियस कम होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल, यहाँ पे रेडियस कम है तो स्पीड ज्यादा है, रेडियस कम है तो स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे रेडियस ज्यादा हो गई, रेडियस बढ़ गई तो स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे रेडियस और बढ़ गई तो स्पीड और स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है, फास्ट घूम रही है, यहाँ पे स्लो जा रही है, यहाँ पे और स्लो जा रही है। मतलब क्या कि इक्वल टाइम में वो क्या कर रही है, इक्वल एरिया कवर कर रही है। ओके, ये इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी है, आपके 2 पेज राइटिंग हो जाएंगे प्रूफ अगर हम लिखेंगे तो, मगर वो आपको 12th स्टैंडर्ड में है। आप इससे, इस चीज से एक्सेप्ट कर लो इस लॉ को कि अर्थ क्या करती है या कोई भी प्लैनेट क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर नहीं होता, मतलब फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए अर्थ को ज्यादा टाइम लग जाता, यहाँ पे कम लगता, यहाँ पे कम लगता, यहाँ पे कम ज्यादा अगर टाइम लगता अर्थ को यहाँ से वहां जाने में, तो क्या होता, साल जो है अलग अलग हो जाते। फिर कभी 12 महीने का साल होता, कभी 6 महीने का, कभी 18 महीने का साल हो जाता। मगर ऐसे नहीं होता है, अर्थ करेक्ट क्या करती है, 1 साल में ही पूरा चक्कर कंप्लीट करती है सन के अराउंड। तो इससे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अर्थ क्या करती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करती है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है इस ट्रायंगल को, इक्वल है इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, अर्थ ज्यादा कवर कर रही है, यहाँ पे कम कर रही है, यहाँ पे कम कर रही है। इसका क्या रिलेशन है कि वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन उल्टा है, वेलोसिटी इनवर्स है। अगर रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी कम, अगर रेडियस कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे देखो रेडियस कम है, रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड से मूव कर जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जो रेडियस है ये थोड़ी बढ़ गई तो स्पीड स्लो हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस बहुत बढ़ गई तो स्पीड और कम हो जाएगी। मतलब क्या कि यहाँ पे ज्यादा स्पीड से 4 महीने में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ पे 4 ही महीने में थोड़ी कम स्पीड से इतना कम डिस्टेंस कवर हो रहा है, और कम स्पीड से इतना ये छोटा वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, वही आपके जो लॉ दिया है उसके नीचे, पहले लॉ का स्टेटमेंट याद रखो।
द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने टाइम इंटरवल 4-4 महीने के लिए है, मैं एक एक दिन के भी बोल सकता था, दो मतलब टाइम इक्वल बस समझाने के लिए इक्वल लेना है, ठीक है। देखो वहां पे नीचे जो एक्सप्लेन किया है उसको एक बार बता देता हूं। इंपॉर्टेंट जो लॉ हाईलाइटेड ब्लैक लॉ है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ लो। AB and CD are the distances covered by the planet in equal time, that is equal interval of time. AB और CD, ये AB और ये CD और मेरे तरफ से ऐड करता हूं मैं EF, ये क्या है, डिस्टेंसेस है, प्लैनेट ने इक्वल टाइम इंटरवल में क्या किए हैं, कवर किए हैं। उसके बाद देखो द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम A and C आर शोन बाय B and D। प्लैनेट कहां से स्टार्ट हुआ, A से, तो उसकी पोजीशन किससे इंडिकेट हुई, B से। अब यहां C से स्टार्ट हुआ तो उसकी पोजीशन कहां से इंडिकेट हुई, D से। ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझो, क्या, द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम C, ओके, आर शोन बाय B एंड D। A की पोजीशन B से इंडिकेट की है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, C की पोजीशन D से इंडिकेट की है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, E की पोजीशन F से इंडिकेट की है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। The straight lines AS and CS sweeps out equal area in equal interval of time। ये जो AS है जितना टाइम यहां से यहां जाने में लेती है 4 महीने, ये जो CS है ये CS उतना ही टाइम लेती है C से D में जाने में, और मेरे तरफ से ऐड करता हूं ये जो ES है उतना ही टाइम 4 महीने का लेती है E से F में जाने में, ओके। तो प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द केपलर्स सेकेंड लॉ। और स्टूडेंट केपलर का थर्ड लॉ आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है आपका न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का प्रूफ। हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले हैं, ओके। तो उसके आगे वाला जो कंसेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसको प्रूफ करने के लिए केपलर के थर्ड लॉ की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए ये इन दोनों लॉ से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो अभी इस लॉ के ऊपर। देखो क्या है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ टाइम। क्या, लॉ ऑफ टाइम, ओके। ये E और F एज इट इज। लॉ ऑफ टाइम क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स, मतलब प्लैनेट का स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब अर्थ सन के अराउंड घूमने में जितना टाइम ले रही है उस टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, देखो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इट्स का मतलब क्या, प्लैनेट का, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। मीन डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। मीन का मतलब क्या, एवरेज जो डिस्टेंस है उस, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में 10 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का एवरेज अगर निकालते हैं तो जो डिस्टेंस आता है उस डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम का स्क्वायर, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर, प्लैनेट को अर्थ के अराउंड घूमने में जितना टाइम लगता है उस टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का, जो मीन डिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ज्यादा और ज्यादा, ये तीनों का एडिशन करके हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे उसका। तो एवरेज जो डिस्टेंस आएगा उसके क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को R से भी हम इंडिकेट करते हैं, ये मैंने पहले आगे वाले लेक्चर में भी बताने वाला हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस को हम R से भी इंडिकेट कर सकते हैं, D से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे R से किया है इसलिए मैं R से कर रहा हूँ, D भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अर्थ को या प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने में जितना टाइम लगता है उस टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस के क्यूब को। अब ये इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ है, मगर वो भी आपको 12th में है। आपको बस इतना ध्यान रखना है
कि घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम का स्क्वायर और जितना डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस उसके क्यूब, इनमें रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक अगर घट जाती है तो दूसरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डिस्टेंस ज्यादा तो जाने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा, और डिस्टेंस कम है तो जाने के लिए टाइम भी कम लगेगा। मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन कैसे है, डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस ही है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम ज्यादा, डिस्टेंस कम तो टाइम कम। ओके, डायरेक्ट ये आप रेगुलर लाइफ में भी कर सकते हो। आपको 2 किलोमीटर जाना है, पैदल चल रहे हो आप, 2 किलोमीटर जाने में आपको टाइम जितना लगेगा उससे ज्यादा लगेगा 5 किलोमीटर जाने में। डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस कम, टाइम कम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या, कि अपोजिट रिलेशन। अपोजिट कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक काम है उसको 4 लोग कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल 4 लोगों को करने में 4 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को 8 लोगों को करने में 2 घंटे लगेंगे। तो लोग कम थे तो ज्यादा टाइम लग रहा है, लोग ज्यादा हो गए तो टाइम कम लग रहा है। मतलब क्वांटिटी ऑफ लेबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्वांटिटी ऑफ लेबर कम है तो टाइम ज्यादा है, ज्यादा लोग उसी काम को कर रहे हैं तो कम टाइम में हो जाएगा। तो जहां पे एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जहां पे एक क्वांटिटी बढ़ती, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है, और एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और इनवर्स में अपोजिट होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे बता रहे थे रिलेशन वेलोसिटी का और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, कि अगर रेडियस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी, सॉरी रेडियस यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम है। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज तो दूसरी वाली डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इस बात को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लो, न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बात लगने वाली है। अभी जो 2 मिनट में मैंने बताया ना, अब से पिछले 2 मिनट में यहां से यहां आके जो बताया मैंने वो अगले लेक्चर में लगने वाला है, याद रखना, ठीक है। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या है, टाइम, घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, जितना डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस उसके क्यूब को। तो हमें क्या करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी में। किस में कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी में। अभी आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है तो कोई तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहीं पे हम क्या लेने वाले हैं, कांस्टेंट लेने वाले हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि कोई आपने फॉर्मूला ऐसे देखा है क्या, प्रोपोर्शन वाला, कम ज्यादा हो रहा है, इक्वल वाला ही देखा होगा ना, इक्वल वाला ही देखा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखो, इस पॉइंट को भी याद रखो, ये भी हमें अगले लेक्चर में लगने वाला है कि प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं के, ओके, और ये मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, ये टी स्क्वायर एज इट इज। तो ये आर क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो हम लिख सकते हैं के की वैल्यू, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। फिर से एक बार बताता हूं, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब को। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए ली इक्वालिटी। इक्वालिटी तभी ले सकते हैं जब कोई कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे के कांस्टेंट है और के की वैल्यू 1 है, याद रखना के की वैल्यू कितनी है, 1 है, इनटू आर क्यूब। ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में आ गई, ये आर क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर किधर आएगा, डिवाइड में। ओके, देयरफॉर आर क्यूब टी स्क्वायर, यहाँ का यही आर क्यूब या मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला, कांस्टेंट के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये है जो केपलर है, केपलर का प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम। इसको माइंड में एकदम लॉक कर लो, ये लगने वाला है कहाँ पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो न्यूटन का है उसको प्रूफ करने के लिए। उसके नीचे क्या दिया है देखो एक्सप्लेनेशन में, thus if r is the average distance of a planet from the sun and t is its time period of revolution, अगर t टाइम है और r डिस्टेंस है
तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वही लिखा है, फिर के कांस्टेंट लेके यही इक्वेशन को उन्होंने निकाला है। आगे नीचे वाले पैराग्राफ में देखो, केपलर ऑब्टेन्ड दिस लॉ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन। उसने रेगुलर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहा किसको, प्लैनेट के पोजीशन को, और वो डिस्टेंसेस को, पोजीशन को, सभी चीजों को रिकॉर्ड कर मतलब नोट करता रहा, और वो पूरे स्टडी का रिजल्ट उसका ये आया, मतलब तीनों लॉ। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई प्लैनेट obey this law. We will see below how this law helped Newton in the formation of his theory of gravitation. उसके पास इसके रीजन नहीं थे, मैंने हर एक लॉ के रीजन एक्सप्लेन किए। ये रीजन कब आए, न्यूटन के बाद आए। ओके, ये जो लॉज है कि प्लैनेट इलिप्स में घूमते हैं, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं, ये टाइम का स्क्वायर रेडियस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लॉ क्या किए, जो केपलर है उसने बनाए, मगर उसके रीजन उसके पास नहीं थे। और मैंने कुछ आपको सिंपल रीजन बताए, और मैथमेटिकली आप 12th स्टैंडर्ड में बड़े बड़े इसके डेरिवेशन आप सॉल्व करने वाले हो, मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हो ये तीनों लॉ को। तो वो किसने किया, न्यूटन ने किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्या खत्म होते हैं, जो केपलर के तीनों लॉ है वो खत्म होते हैं। अभी पेज नंबर 4 के ऊपर आ जाओ, यूज योर ब्रेन पावर दिया है ऊपर वाला, फर्स्ट यूज योर ब्रेन पावर ऑन पेज नंबर 4। If the area of ESF in figure 1.4 is equal to area ASB, what will you infer about EF? मतलब ASB का एरिया क्या है, इक्वल है, और ESF का एरिया इक्वल है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया पहले कि दोनों एरियाज क्या है, इक्वल ही है। तो EF के बारे में आप क्या कहोगे, तो आप EF के बारे में यही कहोगे, AB के बारे में भी यही कहोगे आप कि AB का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी भी कैसी है, ज्यादा ही है, क्योंकि यार रेडियस कम है, ये मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पे स्पीड कैसे होगी प्लैनेट की, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 4 महीने प्लैनेट को ए से बी जाने में लगे हैं, ई से एफ आने में भी 4 महीने लगे हैं। इसका मतलब प्लैनेट की स्पीड ए बी पे क्या होती है, ज्यादा होती है, और ई एफ पे स्पीड क्या होती है, कम होती है, वेलोसिटी कम होती है। वी कैन, इसका आंसर आप लिख लो, ये नोट्स में मैंने नहीं दिया है, इसका आंसर आप क्वेश्चन लिखकर केपलर के जो लॉ है वहां पे आप इसका आंसर लिख सकते हो, या टेक्स्ट बुक में भी लिख लिया तो भी चलेगा। ओके, वी कैन इन्फेयर दैट द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज मोर व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट फ्रॉम ई टू एफ इज लेस। ओके, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी अर्थ की, और यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो यार स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम, स्पीड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, स्पीड कम। ओके, इफ रेडियस और द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इज लेस, डिस्टेंस इज लेस, देन द स्पीड ऑफ प्लैनेट विल बी मोर, एंड द लाइन्स डिस्टेंस इज मोर देन द स्पीड ऑफ प्लैनेट इज लेस। ओके, ये जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। आंसर में आपको बस इतना ही लिखना है कि एट ए बी द स्पीड ऑफ प्लैनेट और वेलोसिटी इज मोर, एंड एट ई एफ velocity is less because line joining sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time। तो ये हो गया आपका क्या, केपलर्स के प्लैनेटरी लॉज हो गए। अब इसके ऊपर डिपेंड हम कल के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आगे वाले वीडियो में हम न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे वाले लेक्चर में बस न्यूटन का जो लॉ है वही एक्सप्लेन होगा, उस लॉ के कुछ फीचर एक्सप्लेन होंगे, और उसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसके भी आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन होगा, जो क्या है, न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ का प्रूफ है। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 4, जिसमें केपलर्स लॉ हो गए। लेक्चर नंबर 5 में आपके होने वाले हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका डेरिवेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन। ओके, और 6th वाले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन होने वाला है, जो है प्रूफ फॉर न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, फिर से बता रहा हूं, पहले भी बताया है, नोट्स पहले राइट करना है, बाद में वीडियो देखना है, क्योंकि नोट्स पहले मिल जाते हैं आपको, वीडियो बाद में आता है। नोट्स लिखने का फायदा ये है कि आपको क्लियर होता है कि आप पढ़ने क्या वाले हो। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।